बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वरीम। आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि रऊफ क्लासा साहब हमें बरतानिया से वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में दो चौधरियों के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। चौधरी निसार ने कल हमला किया और चौधरी एतजाज ने आज ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। और कल इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रेफरेंस दायर किया गया था, उसकी समाअत होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन में ये कैसा फैसला देखने में आएगा, कब होगा और किस तरह से होगा, हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ पर इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। जब हम अपनी दूसरी स्टोरी के जानिब बढ़ेंगे तो वज़ीर ख़जाना इसाक डार की बात करेंगे, जिनकी जानिब से कौमी असम्बली में कर्जों के हवाले से जो अदाद शुमार बताए गए थे, उन पर संगीन सवालात उठ गए हैं। डॉक्टर हफीज पाशा कहते हैं कि नून लीग ने 3 सालों में 21 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्ज हासिल किए, मगर डार साहब के अदाद शुमार कुछ मुख्तलिफ हैं। जिन इदारों की इस्लाहात के लिए ये कर्ज लिया जाता रहा, वो इदारे इस वक्त किस हालत में हैं, ये भी आपको हम प्रोग्राम में बताएंगे। जब हम अपनी आखिरी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, इस्लामाबाद ग्रैंड हयात होटल के हवाले से आपको याद होगा हमने अपने ही प्रोग्राम में बात की थी। लीज का मुआहिदा इस वक्त सीडीए की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। ग्रैंड हयात में अपार्टमेंट हासिल करने वालों में विफाकी वज़रा शामिल हैं, हाजिर सर्विस और साबिक अफसरान फौज के भी इसमें शामिल हैं। मगर वो शहरी, उन शहरियों का आखिर क्या होगा जिन्होंने अरबों ये पैसे लगाए गए थे, अरबों रुपए लगाए गए थे, उनके तमाम के तमाम पैसे दाव पर लग चुके हैं। आखिर ये मुआहिदा किस तरह से हुआ था और इसकी मुअत्तली की वजह क्या बनी, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको ये बताएंगे। क्लासा साहब, सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासत में। चौधरी साहब और एतजाज एहसन के दरमियान अक्सर हमें नजर आता है लफ्जी जंग जारी रहती है। एक बार फिर से ये दो चौधरी आमने सामने आ गए, क्या होने जा रहा है? चौधरी साहब को दाद दें कि चौधरी साहब अकेले हैं और पीपल्स पार्टी के कई लोग हैं जिनके साथ उन्होंने सींग अपने फंसाए हुए हैं। वो सिर्फ एतजाज एहसन नहीं है, लिस्ट लंबी है। एक तो इस्लामाबाद की हद तक वो ठीक कह रही हैं आपके यहाँ पे चौधरी एतजाज एहसन के साथ उनके सींग फंसे हुए हैं, और दूसरे सिंध में उनके सींग वहां पे हमने देखे हैं कि मौला बख्श चांडियो जो है वो भी अपनी तरफ से तबरा वगैरह पढ़ते रहते हैं, या जो भी उनकी गुफ्तगू होती है वो चौधरी साहब पे अटैक करते रहते हैं। अब एक तीसरा एलिमेंट भी दाखिल हो गया है, वो हमारे दोस्त हैं सईद गनी साहब। आज मैं सईद गनी साहब का बयान पढ़ रहा था। एक तो उनको मुबारकबाद देनी थी कि वो सिंध के जाके उनके मुशीर लग गए हैं और समझदार आदमी हैं, और बल्कि मैं ये कहता चलूं कि ये पीपल्स पार्टी के कुछ 2-4 लोग कोई वो रीजनेबल बच गए हैं, तो मेरा ख्याल सईद गनी साहब अगेन उनमें से एक हैं, और उम्मीद की जाती है कि उनको सिंध में जाया नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सईद गनी की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बड़े हार्ड हिटिंग, बड़े कूल, मैं कहूँगा हार्ड हिटिंग अपने फैक्ट्स की हद तक, वैसे बड़े कूल, बड़े समझदार और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं, चाहे वो सेनेट के अंदर करते हों या वो आके टीवी पे करते हैं। बल्कि मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि ये खबरें सुनने में आ रही थी कि शायद सईद गनी साहब को सेनेटरशिप से हटा दिया जाए और कैम अली शाह को लाया जाए सेनेटर। तो मैं अगेन पीपल्स पार्टी, वैसे मर्जी है उनकी अपनी, वो पार्टी जैसे चाहें, बेहतर हो जाएगा कि आप रहमान मलिक साहब से आप उनसे वापस ले लें सेनेटरशिप, और वैसे भी आपको पता है वो पंजाब से या सिंध से नहीं है, और कैम अली शाह को उनकी जगह भेज दें। रहमान मलिक साहब किसी काम के नहीं है उनके। सईद गनी साहब इनके लिए सेनेट में भी बड़े जबरदस्त हैं और वहां भी कोई मदद कर सकते हैं इनकी, वहां पे उसमें सूबाई हुकूमत में। खैर ये तो एक उस साइड पे बात होगी। आज सईद गनी साहब ने भी ये दौड़ को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा जनाब कि चौधरी साहब आप हमारे लिए वायसराय मत बने। उनका इशारा था रेंजर्स की तरफ कि आप हमें डिक्टेट मत करें रेंजर्स के हवाले से। मेरा बड़ा इस पे क्लियर इस पे स्टांस है। मुझे आमिर का नहीं पता, आमिर क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकल आदमी, पॉलिटिक्स को मुझसे बेहतर समझते हैं। जितना इन्होंने पॉलिटिकली तौर पर इन लोगों ने तंग किया है पिछले 8 सालों में अगर देखें, और जिसको ये जमहूरियत का नाम देते हैं, ये जमहूरियत इस तरह की नहीं होती जैसे ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग मार रहे हैं, गंदगी से शहर भरे हुए हैं। इंटीरियर सिंध आपका 75% आपका गुर्बत का शिकार है। लिटरेसी रेट आपका नीचे जा रहा है। दुबई में आपकी जायदादें बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ पे बताया जाता है कि जनाब कि हमने पावर्स नहीं देनी रेंजर्स को, हमने कुछ नहीं करना। मेरा इस पे एक व्यू है, ये मेरा व्यू है, ये लोगों को हक है कि अपना व्यू रखें, मुझसे डिफर करें। सिंध आपका नहीं ठीक होगा, 6 महीने के लिए आप इस पे गवर्नर राज लगाएं, इनसे पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से निकले थोड़ा सा, कोई क़यामत नहीं आ जाती होती। और हम पहले भी बता चुके हैं कि वहां पे इंडिया में 115 दफा वहां पे गवर्नर राज या सदारती राज लग चुका है। इंडिया जैसी उसमें जमहूरियत में 115 दफा उन्होंने रियासतों में उन्होंने गवर्नर या अब उसको सदारती रूल लगा दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे सूबाई हुकूमतें जो हैं, रियासती हुकूमतें जो है वो डिलीवर नहीं कर रही और सही नहीं कर पा रही।
और खुद नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की 2009 में हुकूमत तोड़ी थी, इन्होंने जरदारी साहब ने ये सस्पेंड की थी गवर्नर राय लगा के। ये ठीक नहीं होने देंगे। कभी हमें दुबई दिखाते हैं, दुबई चलते हैं जनाब, दुबई चलो जी, वहां दुबई में जाते हैं, जरदारी साहब नहीं मानते, अब वो उनकी जगह बिलावल साहब ने ले लिए। न चीफ मिनिस्टर एक दिन उनके साथ नजर आता है, बिलावल के साथ उनसे हिदायत ले रहे हैं, दूसरे दिन वो जरदारी साहब से ले रहे हैं। ये ठीक नहीं होने देंगे। एक माफिया स्टाइल है पाकिस्तान में ये गवर्नेंस का, जिसको इन्होंने जमहूरियत का नाम दिया हुआ है। और जब ये बात की जाए कि जनाब को लोगों की जिंदगियां हैं, लोगों का माल है, अमन है, अच्छा सेम फिर हमें कहा जाता है कि जनाब पंजाब में देख लें, पंजाब की सूरत हाल खराब है, बिल्कुल खराब है। हम तो कहते रहते कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को जरा क्लियर करे कि एक चीफ मिनिस्टर से तो मुलाकातें होती हैं, जनरल कियानी से भी खुफिया मुलाकातें होती हैं शहबाज शरीफ साहब की, उसके बाद हमारे जनरल रहील साहब से भी खुफिया मुलाकातें होती हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी मुलाकातें होती हैं, ऐसे पर इनकी उनसे मुलाकातें होती थी परवेज मुशर्रफ से। सो वो तो डार्लिंग बने हुए हैं। हालांकि पंजाब की सिचुएशन जो है मैं समझता हूँ वो ज्यादा अलार्मिंग है। इनका एक वजीर दाखिला कर्नल शुजा, जिसे याद ही नहीं रहा कि वो भी मारे गए थे, एक पूरे का पूरा वजीर दाखिला आपका मारा गया, लॉ एंड ऑर्डर का बता रहा हूँ। सो इन चीजों पे एक हमारे एस्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम है। लेकिन कमिंग बैक टू जस्ट एक क्विक कॉमेंट कि चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो 4 महाजों पर लड़ रहे हैं। वो चौधरी एतजाज से भी लड़ रहे हैं, वो उसके बाद मौला बख्श चांडियो साहब से लड़ रहे हैं, और अब हमारे तीसरे दोस्त सईद गनी साहब भी इस ये लड़ाई में शामिल हो गए। तो देखते हैं जी क्या निकलता है इसमें से। सही। ये जो लफ्ज़े जंग जारी थी आमिर साहब, अब रेंजर्स इख्तियारात के ऊपर बात चल निकली है। जिस तरह से क्लासा साहब ने अपना व्यू दिया कि गवर्नर राज लगाना मुनासिब होगा, आप समझते हैं कि गवर्नर राज अगर लगाना मुनासिब है तो इन सियासतदानों को इतना भारी क्यों लग रहा है? मैं क्लास साहब से एग्री नहीं करता कि गवर्नर राज बिल्कुल, वो पीपल्स पार्टी ने गो के गुंजाइश कोई नहीं छोड़ी है और अच्छी मसाले भी नहीं बनाई अपने दौर में, बगैर वजह के पंजाब में किया हुआ भी है और इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मगर हमारा इंडिया और हमारे में फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ जमहूरियत बड़ी जल्दी ख़तरे में पड़ जाती है और ये एक लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। उनके यहाँ ये ऑप्शन होती है तो इतना ज़्यादा इशू नहीं बनता, क्योंकि उनका जो सदर का ओहदा है उस पर बड़ा ज़्यादा एक एतमाद भी किया जाता है, वो पार्टीजन पॉलिटिक्स से ऊपर होता है और बड़ी रिस्पेक्ट होती है उस ऑफिस की। वहाँ पे ममनून हुसैन जैसे लोग नहीं रबर स्टैंप नहीं बैठे होते कि वो एकदम ये बिल्कुल ही पार्टीजन उसमें देखा जाए कि एक पार्टी का मौक़िफ़ है। ये लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए जब तक ये ना किया जाए। मगर ये है ज़रूर कि ये मसले का हल नहीं है, तो ऑप्शन तो ये एग्जिस्ट करती है और पीपल्स पार्टी को इस पर सोचना चाहिए। बाकी ये जो एतजाज़ और चौधरी निसार की लड़ाई है ये अच्छा है, मैं तो समझता हूँ कि एक बड़े टेंस सी पॉलिटिक्स में एक लाइटन अप माहौल को कर देती है। मगर इसका एक और देखने का जाविया ये भी है क्योंकि पंजाब में बहरहाल याद रहे कि बरादरी फैक्टर अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और पंजाब में 2 सबसे बड़ी जो है बरादरियां हमेशा रही हैं। सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो जाट्स का है और अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी एतजाज़ हसन डायरेक्टली रंजीत सिंह जो कि वड़ाइश थे चौधरी एतजाज़ हसन की तरह और गुजरात से ही थे, उनके डिसेंडेंट्स में से हैं। तो दूसरी तरफ जो है राणा सांगा ग्रेट राजपूत जो थे उसके जानशीनों में चौधरी निसार आ जाते हैं। तो ये 2 तबकों की लड़ाई है, इस तरह अकेले भी नहीं है। पर कमाल ये है कि जाट्स और राजपूतों की इस लड़ाई में कमाल ये है कि कश्मीरी जो है ना वो रूल कर रहे हैं कि इस वक्त कैबिनेट में तकरीबन 6 लोग और तमाम ही स्वाय चौधरी निसार को निकाल के इंपॉर्टेंट वजारतों में सारी वजारतें, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, वाटर एंड पावर मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है तमाम के तमाम जो है ये वज़रा, रेलवे मिनिस्टर, वो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी हैं। वो चौधरी शुजात के दौर में पहले ये वो जोक लतीफ़ा चलता था कि ये जटिस्तान बन गया, अब ये एक बटिस्तान है। मगर सबसे ज़्यादा जो इसमें एक भी कैबिनेट में आज मैं गौर कर रहा था एक भी जाट नहीं है और ये मैंने नहीं समझता कि 400 साल की पंजाब की 500 साल की हिस्ट्री में कभी ये हुआ हो कि इख्तियारात के अंदर जाट्स को जो कि यहाँ पे मेजॉरिटी है पंजाब के अंदर टोटली आउट कर दिया हो। ये पहली दफ़ा है। मगर ये खैर मियाँ साहब का अपना तर्ज हुकूमत है, स्टाइल है कि कम से कम उनकी कम्युनिटी एक ही डिवीजन से, आप देखें गुजरांवाला से ही 5 डिवीजन से 5 वज़ीर है। जी जी आमिर कोई अराई भी शामिल है कैबिनेट में, वो भी खास एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। अराई का बड़ी दूर दूर तक नहीं है। एक गुज्जर है दानियाल अजीज, वो कोशिश करता रहता है पिछले 3.5 साल से, उससे ज़्यादा जोर किसी ने नहीं लगाया।
उसको भी शामिल नहीं किया जाता और मुझे सोचना पड़ेगा राही, मुझे नज़र नहीं आता। इस तरह ही दूसरे सूबों की सूरत हाल है। अब्दुल कादिर बलोच के अलावा सराइकील इलाके से फॉर एग्जाम्पल रियाज पीरजादा साहब को उन्होंने डाल दिया हुआ है और सिकंदर बोसन को थोड़ी सी खानापुरी कर दी हुई है, वो भी एक बिल्कुल लॉपसाइडेड है। लाहौर डिवीजन से अगेन 5 मिनिस्टर हैं, टोटल कैबिनेट 90% इज फ्रॉम 2 डिवीजन, सेंट्रल पंजाब के लाहौर एंड गुजरांवाला डिवीजन। बाकी सूबों में चले जाएं तो आपको एक ऑफ कोर्स कादिर बलोच साहब के अलावा फिर सिंध में सोचना पड़ता है। आप मेरी दुरुस्तगी कीजिए और कोई नाम याद आ जाए, और खैबर पख्तूनख्वा से भी सोचना पड़ता है। मुर्तजा जतोई आए थे, इस्तीफा दे गए थे बाद में। नहीं, मुर्तजा जतोई बिल्कुल सिंध में हैं, वो दे के दोबारा सुलह करके वापस आ गए हैं। थैंक यू फॉर करेक्शन। लेकिन एक कराची से एमएनए गलती से इनके बन गए थे, वो भी छोड़ गए हुए हैं, वो सीट शायद जा चुकी है अभी नून लीग की जो है। तो बाकी ये लॉपसाइडेड है। तो ये जो लड़ाई जो थी पहले असल में 85 से ऑनवर्ड चलती थी उन दोनों तरफ जो है। अभी पीपल्स पार्टी में तो काफ़ी लोग हैं अटैक करने के लिए, मगर नवाज शरीफ साहब की ओरिजिनल टीम में कोई बंदा पुराना नहीं रह गया जो कि 90 की दहाई की लड़ाई को कैरी ऑन कर सके। सिर्फ चौधरी निसार ही रह गए हैं, क्योंकि गौर यूब भी जा चुके, शेख रशीद भी जा चुके, जावेद हाशमी भी जा चुके। सो पहले ये जो 90 की दहाई की दोनों पार्टियों की लड़ाई थी, तो नून लीग के अंदर इसका सारा बोझ जो है वो चौधरी निसार पे ही पड़ गया। आमिर साहब, बात वही है ना कि बरादरीज़्म पर आकर ये बात खत्म हो जाती है, और कश्मीरियों के हवाले से जो आपने बात की है वो तो मियां साहब की अपनी मोहब्बत है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब हम वापस आएंगे तो इलेक्शन कमीशन में 3 अगस्त की तारीख का सबको इंतजार था, कल रेफरेंस की समाअत होने जा रही है, किस तरह का फैसला देखने को मिलेगा इस पर तो बात करेंगे। और इसहाक डार साहब की जानिब से कौमी असम्बली में बैरूनी कर्जों के हवाले से 2 आदादो शुमार बयान किए गए, इनमें कितना सच है कितना झूठ है ये भी आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कुछ बात करेंगे उन आदादो शुमार के हवाले से जो कि कौमी असम्बली में इसहाक डार साहब की जानिब से बताए गए बैरूनी कर्जों के हवाले से। आमिर साहब, कहा जा रहा है कि इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो रही है और हुकूमत ने इस हवाले से बड़े दावे भी किए हैं। बैरूनी कर्जों को अगर सामने रखते हैं हम, तो आप समझते हैं कि जो आदादो शुमार बताए गए हैं उनमें कुछ सच भी शामिल है? ये इक्तिसादी सूरत हाल पे तो बिल्कुल इसकी तफसील बताते हैं कि ये कितना हुकूमत का दावा और कितनी सच्चाई है। मगर लोन्स के हवाले से एक इशू आया है कि कल कौमी असम्बली में एक सवाल के जवाब में इसहाक डार साहब से फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया था कि पाकिस्तान के 5 सालों में पिछले कितने बैरूनी कर्जे हैं। तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि 14 बिलियन 14.5 शायद का वो था कि इतने कर्जे हैं। तो हमारे जहन में हम यहाँ रिपोर्ट भी करते हैं कि हफीज़ पाशा साहब ने रिसेंटली जो एक इंटरव्यू में, अच्छा हफीज़ पाशा साहब ज़ाहिर है बड़े मोतबर इक़्तिसादी अमूर के माहिर भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। उनकी बेगम साहब हालांकि पंजाब के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मगर उनके ज़ाहिर है एज एन एकेडमिक वो अपने बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। और रिसेंटली उन्होंने एक बड़ा एक अपनी रिसर्च टीम के साथ एक रिसर्च करके जो है बड़े इनके जो फिगर्स हैं बजट के और इक़्तिसादी पाकिस्तान के बजट इसहाक डार साहब के, उनके मतलब बड़े संगीन किस्म के सवालात उठाए थे। जैसा कि फॉर एग्जांपल ग्रोथ रेट, शरह नमो जो उन्होंने कहा था 4.7 नहीं है 3.1 है, वो एक लंबी बहस है। मगर अभी कर्ज़ों के मतलब उन्होंने कहा था कि एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तान के 21 बिलियन डॉलर के 21 अरब डॉलर के कर्जे जो हैं नून लीग ने पिछले 3 साल में लिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। और ये पीपल्स पार्टी पे हम तनकीद करते रहते हैं, उनके 5 साल के ग्रॉस कर्जे, नेट और ग्रॉस में फ़र्क होता है, वो 17 बिलियन थे पीपल्स पार्टी के 5 साल के, इनके 3 साल के 21 बिलियन डॉलर आए। तो जब ये इसहाक डार साहब का फिगर आया कि जनाब 5 साल के उन्होंने पीपल्स पार्टी के भी 2 साल मिला के 14 अरब रुपया डॉलर बताया, तो मैंने आज फिर हफीज़ पाशा साहब को कॉल किया ये समझने के लिए कि ये डिस्क्रिपेंसी क्या है। तो उनकी सर्जरी हुई है, वो अच्छी तबीयत नहीं थी, उसके बावजूद उनकी इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम दैट ही रिस्पॉन्डेड एंड एक्सप्लेन्ड दी डिस्क्रिपेंसी। तो फ़र्क उन्होंने कहा कि जनाब ये जो डार साहब ने कर्जा दिया, तो जिसे कहते हैं ना हाफ ट्रूथ,
पूरा सच नहीं बताया। गो के जाहिर है उनसे बैंकों के कर्जे बताए थे तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने बैंकों के ही बताए, मगर वहाँ पे उनको था कि इसको एक्सप्लेन कर सकते थे कि ये जो इम्प्रेशन गया और आज खबरों में छपा कि जनाब 5 साल के कर्जे सिर्फ 14.5 बिलियन हैं, तो वो आज हमारे रिपोर्टर हजरात ने भी तवज्जो नहीं की इस पर गौर करने की। तो उन्होंने कहा जनाब इसके अंदर से जो मिसिंग हैं, इसहाक डार साहब ने जिनका जिक्र नहीं किया, कन्वीनियंटली जिक्र नहीं किया, उसमें ज़ाहिर है यूरो बॉन्ड और सकूक बॉन्ड जो कि मेरा ख्याल $3.5 अरब का पाकिस्तान कर्जा ले चुके हैं, उसका जिक्र नहीं है। फिर उसके अंदर इसमें IMF का जिक्र नहीं उन्होंने किया, जो कि हम 5.5, ये साइड डार साहब ने फिगर दिए कि 5.7 अरब का उनसे कर्जा लिया गया था, और डार साहब के बकौल 4.4 अरब हमने वापस कर दिया है, मगर फिर भी $1.5 उसका बचता है। और इसके अलावा जो बायलैटरल बाहमी दो तरफा कर्जे हैं पेरिस क्लब के और नॉन पेरिस क्लब के, सऊदी अरेबिया और अमेरिका वगैरह भी उसमें शामिल आता है, उन कर्जों का जिक्र नहीं है। तो असल फिगर जो है वो $21 अरब है। तो लास्टली क्लास साहब मैं आपकी ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा, एक और जो उसमें ख़तरनाक बात यह है कि एक चीज़ टैक्स टू GDP रेशियो होती है कि पैदावार के तनासुब से कर्जे की जो रेशियो है वो कानूनी तौर पे 60 होनी चाहिए। तो ये जब नून लीग आई थी तो 62 थी, तो अभी वो 67 से क्रॉस करती हुई 68 के करीब जा रही है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। तो अभी ये जो कोशिश की जा रही है कि उसकी कर्ज़ों की डेफिनीशन बदल दें कि उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल जो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं जैसे स्टील मिल और इन सब के कर्जे निकाल दिए जाएँ और लाइबिलिटीज़ भी निकाल दिए जाएँ। तो जिस तरह आगे ग्रोथ की डेफिनेशन फ़र्क कर दी गई थी, इस तरह ही कर्ज़ों की भी ये एक अटैम्प्ट की जा रही है, जो कि मेरा ख्याल इतनी मुनासिब बात नहीं होगी। आपका टेक, क्योंकि आप कर्ज़ों के इशू पे आप और हम मिलके बड़ी एफर्ट करते रहते हैं, लोगों की तवज्जो दिलाते रहते हैं कि ये बाकी क्लेम्स इकोनॉमी की अपनी जगह, ये वो मसला है कर्ज़ों का जो कि हम अपनी मुस्तकबिल के बच्चों को दे के जा रहे हैं कर्ज़ में। योर टेक ऑन दिस क्लास साहब, स्ट्रेट में पूछ रहा हूँ आपसे। आमिर साहब, मैं इस पर थोड़ी सी लंबी बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत कुछ कहने के, बहुत डिस्टर्बिंग स्टोरी है ये। पाकिस्तान के आम आदमी को नहीं समझ आती, वो समझता है शायद रियासत पाकिस्तान कर्जे ले रही है तो हमारा इससे क्या ताल्लुक है, लेती है तो लेते रहे। आपने अभी एक बात की कि इन्होंने डेफिनेशन बदल दी है इसकी, कि कर्जे की डेफिनेशन बदल दो। मुझे इससे याद है चंद साल पहले इन्होंने गुर्बत की डेफिनेशन बदल दी थी। मतलब कितने ये कारीगर लोग हैं, वारदातें देखें इनकी। इन्होंने पहले उसमें शामिल था कि जनाब के चले जो बंदा 2 टाइम की रोटी खाता है, इन्होंने कहा पहले 3 टाइम की रोटी, इन्होंने कहा जनाब 3 टाइम की रोटी खाने की क्या जरूरत है, 2 टाइम की करो यार, जो 2 टाइम की खाता है वो ठीक है, बस वो गरीब नहीं है, चलो जी 2 टाइम की होगी। फिर इन्होंने कहा नहीं, इसमें से जो लोग फल फ्रूट खाते हैं उनको निकाल दे। फल फ्रूट वाले का मतलब तो ये है कि वो 4 टके उसकी जेब में, वो तो गरीब नहीं है। जरा देखते हैं कि गरीब को फल फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है, दही नहीं खा सकता, फल फ्रूट नहीं खा सकता, दूध निकाल दो। अच्छा, उस पर भी तय नहीं हुआ, अभी भी बहुत बड़ा फिक्र बन रहा था कि गरीब अभी भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। फिर इन्होंने एक और वारदात डाली, इन्होंने कहा नहीं यार कैलोरीज बेस कर लो कि दिन में कितनी कैलोरीज इंसान को चाहिए होती हैं, पानी से कितनी ले लेता है, आते जाते मांग तांग के कितनी ले लेता है, किसी को भीख में उसको मिल जाती है, घर में उसको कोई प्याज से खा लेता है, तो कोई छोटा सा लस्सी पी लेता है, ये भी कैलोरीज काउंट करो। सो कैलोरीज बेस्ड इन्होंने पॉवर्टी इंट्रोड्यूस कराई। उसके बावजूद भी 8 करोड़ लोग यहाँ पाकिस्तान में ऑफिशियली तौर पर वो गरीब हैं। ये फिगर है कौमी असेंबली में पेश किया ने सारी, उनका अपना फिगर है प्लानिंग डिवीजन का। इसी तरीके से यूएन की मल्टी डायमेंशनल जो सर्वे आया है जिसमें 60% देहाती इलाकों में गुर्बत बताई जाती है, उसके अंदर बिल्कुल ये जिक्र है। हाँ, इन्होंने अब ये वारदातें क्या कर रहे हैं, टैकल नहीं कर सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते, मसले को एड्रेस नहीं कर सकते, नई वारदात डालते हैं या उसको किसी तरीके से ट्रिमिंग कर लो, उसको इधर से काटो, फल काट लो, इसका दूध काट लो, इसकी कोई टांग काट लो, कहीं से बाजू कटता है वो काट दो, चादर पूरी काट दो, लेट जाए ये बिस्तर पे, ये देखेंगे कि हमने सुला दिया है, ये बंदा सो गया, चादर भी पूरी है, इसका बिस्तर भी पूरा है। ये वारदात जो है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में होती है, प्लानिंग डिवीजन में होती है, जहां पे सारे या आपकी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है वहां पे। और एक चीज दूसरी मैं दाद देना चाहता हूँ हफीज पाशा साहब, ये कहा जा सकता है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तरीका वारदात के हवाले से
से। बेशबहा ऐसे मौके आए जिसमें हमने अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को वाज़े किया, बताया भी कि सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, यकीनन इनका तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ होगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे इस पर आपकी तरफ तो आएंगे, इसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमों में इस्लाहात के नाम पर जो अरबों डॉलर्स का कर्ज लिया गया उसकी असल कहानी भी अपने देखने वालों को सुनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब मैं आपके जानिब आऊंगी, रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। मुख्तलिफ महकमों में रिफॉर्म्स को सामने रखते हुए अरबों डॉलर्स जो हैं वो कर्ज की सूरत में लिए गए और अभी आगे बढ़कर इनके कर्जों की जो मद है उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। समझते हैं कि कुछ होने जा रहा है, जिनके लिए ये इस्लाहात के लिए कर्ज लिया गया था उनकी हालत कैसी है, कर्ज बढ़ाए जा रहे हैं, असल कहानी है क्या, हम चाह रहे हैं आप हमें बताएं। मैं कोशिश करूंगा इसको जरा क्विकली मैं बताऊं, अगरचे ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ लिखा भी गया है और ऐसे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं कि बंदे का एक दफा अब कह सकते हैं जहन, मेरे जैसे एक आम आदमी का जिसको शायद इकोनॉमी की इतनी समझ ना हो, लेकिन आपको जहन इतनी आपके सामने चीजें आती हैं कि एक आम आदमी भी डिस्टर्ब होता है। मसला इसी को देख लें। पहले तो मैं हफीज पाशा साहब को दाद देना चाहता हूँ, मुझे वो दाद देने जाए, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। पाकिस्तान में बड़े कम लोग समझेंगे कि उनकी मिसेज जो है वो इस वक्त वो पंजाब की वजीर खजाना है, इसके बावजूद भी उनका स्टैंड लेना, इनको एक्सपोज करना, इन पे तनकीद करना, इनकी चीजें सामने लाना, ये मामूली बात नहीं होती। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको किसी और मीनिंग में देखें, लेकिन मैं एक इसकी दाद देता हूं। इसके लिए कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड कि उन्होंने बैठ के अपनी बीवी के वजीर खजाना होते हुए हुई अपनी मिसेज की जो उनकी हुकूमत है वो हिस्सा है उस पर अटैक करते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन और डिटेल के साथ करते हैं। एक चीज। दूसरा, इसमें मैं आपको एक और इनकी वारदात बताऊं। इसमें इन्होंने लिखा है कि हमने 4.1 बिलियन डॉलर जो है ना वापस किए IMF को। ये मौजूदा कर्जा जो इन्होंने अभी लिया था 5.7 बिलियन डॉलर की जो इनकी IMF के साथ इनका नया एग्रीमेंट है 2 साल पहले जो किया था, ये वो पैसे वापस नहीं किए। डार साहब खुद बता चुके हैं कि ये पीपल्स पार्टी दौर में लिए गए थे और पीपल्स पार्टी ने जो लोन लिया था हमने वो रिपे किया है। सो इसका मतलब ये है कि IMF से जो आपने कर्जा लिया है वो पाकिस्तान में नहीं आया, वो IMF ने वहीं एडजस्ट कर लिया है। आपका ये सारे का सारा कर्जा ये एडजस्ट हो गया है, पाकिस्तान में एक पैनी भी नहीं आया, ये डॉलर्स वहीं एडजस्ट हो गए जो पिछली हुकूमतें लेके गई थी। सो जो उनका नया कर्जा है वो अगर उसको टोटल करें तो जैसे उन पाशा साहब की कैलकुलेशन है ये कर्जा उससे ज्यादा है जितना हमें बताया गया है। एक बात, जो सवाल आपने सरवत किया ये बड़ा खौफनाक सवाल है, अब इस पे जरा फोकस की जरूरत है। इसमें यह बताया गया है, ये पेपर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इसमें बताया गया है कि आपने 5.7 बिलियन डॉलर, जरा ध्यान में रखिएगा, 5.7 बिलियन डॉलर, इसका मतलब तो ये बनता है ना 576 अरब रुपए आपने कर्जा लिया है। किन के लिए, जरा सुनते हैं। इन्होंने कहा कि हमने रिफॉर्म्स करनी है, इस्लाहात करनी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात करनी है, हमने PIA में इस्लाहात करनी है, हमने जनाब पाकिस्तान स्टील में करनी है, हमने नेप्रा में करनी है, जेनको, डिस्को और फिर इनके LIC वगैरह उसमें करनी है। आपने वहां से 5.7 बिलियन डॉलर ले लिए कि हमने इन इदारों को ठीक करना है। तो हुआ क्या है कि PIA आपकी बंद हो चुकी तकरीबन, आपने नई कंपनी लॉन्च कर ली है, उसके पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान स्टील मिल 2 साल से तकरीबन बंद होकर पड़ी हुई है, वो भी आपके सामने है। फिर नेप्रा का देख ले, नेप्रा में इस्लाहत के लिए आपको कौन सी बहुत बड़े पैसे चाहिए थे। अच्छा, जेनको और डिस्को वगैरह जो है इनमें से कुछ जो है प्रॉफिटेबल है, आप इनको बेचने के लिए भी लोन ले रहे हैं। अच्छा, प्लस आप उस पर चले जाए स्टेट बैंक पे, स्टेट बैंक के नाम पे आपने कहा इस्लाहत करेंगे, आपने पैसे ले लिए। इस्लाहत का हालत यह है कि अख्तर बुलंद राना ने उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की थी कि स्टेट बैंक ने कैसे उसका प्री ऑडिट किए बगैर 480 बिलियन रुपीस जो IPPs को पेमेंट की थी सागडार ने, आपने कैसे बरह रास्त किए हैं। हमें आपने कहा कि हम कर्जे ले रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनोमस करेंगे, खुद मुख्तार करेंगे और ये वजारत खजाना के इन्फ्लुएंस से बाहर होगा। ये अच्छा बहर हुआ है कि आपने उसको घर की लॉन्ड्री बना लिया है, वो तो एक वहां सेक्शन ऑफिसर बैठ के स्टेट बैंक को चला रहा है। तो आपने 480 बिलियन रुपीस की कैश पेमेंट करा दी स्टेट बैंक से बगैर पूछे, बगैर बिल्स वेरिफिकेशन के, जो नहीं कर सकता था।
ये एक तरफ। अच्छा, गवर्नर जो स्टेट बैंक का लगाया हुआ है, उन पे इल्जाम है अशरफ गुर्था पे कि उन्होंने $20 मिलियन फैसल बैंक से लेके दिए थे शरीफ फैमिली को, इसलिए उसको लगाया गया है। अच्छा, डिप्टी गवर्नर बैंक जो आपने लगाया है स्टेट बैंक का, सईद अहमद, उन पे इल्जाम लगता है जो इसाक डार साहब का उनका एफिडेविट पड़ा हुआ है नैब के पास कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शरीक थे। आप एक तरफ कर्जे ले रहे हैं, उन पे अरबों डॉलर के कर्जे ले रहे हैं कि हम बैंक्स को रिफॉर्म कर रहे हैं, हम स्टेट बैंक को रेगुलेटर बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको तबाही कर रहे हैं। अपने आप वहां पे टेंटेड किस्म के जो लोग हैं जिन पे बहुत सारे सवालात हैं, उनको आप ओहदे दे रहे हैं। एफबीआर पे आ जाएं। एफबीआर की हालत यह है कि पूरा दुबई खरीद लिया है पाकिस्तानियों ने, एफबीआर को पता नहीं है। हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जी आप अपनी लिस्ट दे दें, आप हमें लिस्ट दे दें। आपका ये हालत हो चुका है कि आपने एफबीआर को भी बिठा दिया है, स्टेट बैंक बैठ गया है, पीएए बैठ चुकी है, इसके बाद स्टील मिल बंद है, और फिर आप कहते हैं जी हमने कर्जे लिए थे इनकी इस्लाहत करने के लिए। ओ भाई, मेरे कर्जे लिए हैं, इस्लाहत कहां पे हैं? कुछ दिखाएं हमें। पीएए खड़ी होगी या स्टील मिल दोबारा शुरू हो गई है लास्ट। ये इतना बड़ा एक आमिर, इनके नाम पढ़े जिनके नामों पे इन्होंने लोन लिए हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे फैंसी नाम बैठ के ये सोचते हैं जिसमें से टक्के की प्रोडक्ट नहीं है। इस्लामाबाद में नए दफ्तर खुल जाते हैं, उसके बाद गैर मुल्की कंसल्टेंट रख लिए जाते हैं, उनको फिर फिजिबिलिटी स्टडीज मिलती हैं, ये गाड़ियां लेते हैं, पार्क्स लेते हैं, प्रिविलेजेस लेते हैं, टीएडीए लेते हैं, बैठ के तमाम पैसा कर्जे का आपस में इस्लामाबाद या लाहौर कराची में बैठ के बांट लिया जाता है, और एक नए कर्जे के लिए एक दरखास्त डाल दी जाती है। दुकान खोल रही है वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, आईएमएफ ने और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कि पाकिस्तान एक मंडी बन चुका है जहां से धड़ाधड़ वो आके कर्जे देते हैं, ये यहाँ पे ज़ाय करते हैं, और फिर आपने जो कहा आपकी नस्लों के लिए कर्जा छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल जी आमिर साहब, इस पे अब क्या कहा जा सकता है कि सबसे जो खतरनाक बात यह है कि हमारा सबको पता है कि जो करंट एक्सपेंडिचर, जो हमारा सारा बजट है, वो हम कर्ज़ों से अब बना रहे हैं तमाम, और कर्ज़े अदा करने के लिए कर्ज़े लिए जा रहे हैं। उसमें जब ये इस्लाहात के नाम पे और जब ये इस तरह कर्ज़े लिए जाते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें भी फ़िक्र करना चाहिए, मीडिया को भी, पार्लियामान जो कि अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है उसकी भी ओवरसाइट होनी चाहिए कि जनाब हमें, क्रास साहब ने भी नक्शा खींचा है, बता दें कि क्या इस्लाहात हुई हैं। ये एक ढकोसला बन गया है, शायद सख्त लफ्ज़ है कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी और उन अदारों की ब्यूरोक्रेसी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों, अपने पर्क्स और ये हज़ारों डॉलरों की तनख्वाहों के लिए ये हमें, आपको और हमें मकरूज करते जा रहे हैं। सिर्फ 2-4 इसमें ऐड करना चाहूँगा जो आपने बातें की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स हुए ही नहीं हैं। जब ये नून लीग आई तो इन्होंने दावा किया था, इनका एक बहुत बड़ा वो था वादा कि जनाब हम जो है सैलरियों के अलावा ब्यूरोक्रेसी की जो कॉस्ट है वो 30% कम कर देंगे, और ये सब ये इनको ठीक कर देंगे ब्यूरोक्रेट्स को। अभी सूरत हाल 3 साल में ये है कि कम क्या करनी थी, 40% बढ़ चुकी है। सो इस तरह की और बेताशा मिसालें हैं कि ये इनके ऊपर कोई नज़र रखने वाली है कि ब्यूरोक्रेट्स अपने लिए ही, फॉर एग्जांपल अभी वो इतने पक्के हैं अपने कामों के लिए जहां उनके अपने इंटरेस्ट आते हैं कि अभी ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है, उसमें भी उन्होंने जो उनको प्लॉट मिलेंगे अपने आप को निकाल लिया है कि हमें इसका जो है ना 50% देना पड़े टैक्स, उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स ना लगे। तो अपना इंटरेस्ट वो वॉच करते हैं, उनके ऊपर जो कोई बैठना चाहिए असूली तौर पे तो वो पॉलिटिशियन होना चाहिए। मगर ये नून लीग का, शहबाज शरीफ का भी मसला है, नवाज शरीफ का भी मसला है कि इन्होंने फवाद हुसैन जैसे जूनियर अफसरान को ऊपर बैठा लेते हैं तो उनकी सुनते हैं। वो बेचारे भी बिल्कुल ज़ाहिर है, एक जूनियर अफसर को 21वें ग्रेड के 150 बंदों को बाईपास करके जब लगाया जाएगा तो क्या रिफॉर्म होगा, क्या मेरिट होगा और क्या गवर्नेंस होगी। ये तो एक बात। क्विकली में आपने गवर्नेंस की बात की थी कि इनके दावे आजकल बड़े क्लेम किए जाते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जाता है कि जनाब इक़्तिसादी हमने पता नहीं क्या तरक्की कर दी। भाई साहब आपके ये फिगर्स जो हफीज़ पाशा साहब की अकेले की काबिश नहीं थी, उनकी टीम की वो है कि उन्होंने कहा है कि 3.1 जो है आपका ग्रोथ रेट है। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात उन्होंने जो कही है वो ये है कि जनाब इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं वो 2% के हैं, 2% के हैं, जो कि एक्चुअली शायद उनके ख्याल में 2.5% है। तो अगर 2.5% वो निकाल ली जाए इस 3% में से तो ग्रोथ हो ही नहीं रही। हम 0% ग्रोथ में चल रहे हैं हमारा, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। और किसानों का जो खास तौर पे हाल है, ये IMF को लिख के गवर्नमेंट ने दिया कि इतना शोर मचाया पिछली दफ़ा कि जनाब ये किसानों का पैकेज देंगे,
340 अरब की अनाउंसमेंट की और आज भी बड़े बड़े दावे करते हैं। उसमें से एक्चुअली जो किसानों को दिया वो सिर्फ 41 अरब रुपए दिया गया और ये नून लीग ने IMF को अपने खत में लिख के दिया है कि जनाब हमने क्योंकि उनके प्रेशर में नहीं दिया, तो जिसकी वजह से इस दफ़ा ये 33% जो है ना आपकी कपास की फसल गिर गई, जिसकी वजह से 12% आपकी एक्सपोर्ट्स डाउन है और 34% आपकी यान वो डाउन है। तो कहाँ से आपकी ग्रोथ रेट नहीं चल रही, इकोनॉमी नहीं चल रही है आपके जो है। हाँ, सबसे बड़ा दावा ये होता है कि जो रिजर्व्स बढ़ा लिए। भाई साहब मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मगर ये रॉकेट साइंस नहीं है कि 7 अरब रुपया तो 16 अरब रुपए में से आपके कर्जों का डाल दिया है, तो आपने फिर उस पर रिजर्व्स किया है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इनकी घूम फिर के सुई अड़ती है कि जी वो आम आदमी को सिर्फ समझ आती है कि डॉलर सस्ता हो गया। और भाई साहब डॉलर इज़ नॉट दी ओनली क्राइटेरियन, पैमाना सिर्फ नहीं होता है। और कई दफ़ा मेरा ख्याल है, मुझे जितनी समझ है कि इक्तिसादियात के लिए आपको डॉलर नीचे लाना पड़ता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। सो ये सिर्फ थड़े को खुश करने के लिए कि जनाब हमने डॉलर सस्ता कर दिया नहीं है। बेरोज़गारी भी मसाइल हैं और जो है महंगाई, और इनको लास्टली साहब इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि इनको ऑयल जो है बहुत सस्ता मिल गया था। ये ऐसा मौका किसी गवर्नमेंट को पिछले 30-40 साल में नहीं मिला, इन्होंने वो भी ज़ाया कर दिया। सही आमिर साहब आपने बिल्कुल अच्छी बात की और बिल्कुल ठीक बात की है। जिस तरह से क्लासेस साहब ने बात की कि रिफॉर्म्स किस तरह से होंगे, मुख्तलिफ महकमों को किस तरह से ठीक किया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना मनपसंद आदमी लाया जाता है। और जिन महकमों के रिफॉर्म्स के हवाले से बात की गई थी उसकी खौफनाक तस्वीर तो अपने नाज़रीन को हमने दिखा दी है। एक ब्रेक लेके जब हम वापस आएंगे तो ग्रैंड हयात होटल के हवाले से बात करेंगे जिसका लीज मुआहिदा मुअत्तल हो गया। मुअत्तली की वजह क्या बनी, शेयर करेंगे आपके साथ। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। आमिर साहब इस्लामाबाद के ग्रैंड हायट होटल के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। लीज मुआहिदा मुअत्तल हो गया, हम चाह रहे हैं कि आप हमें तफसील बताएं आखिर मुअत्तली की वजह क्या बनी है। ये मेरे ख्याल के क्लास साहब ने इस स्टोरी को ब्रेक के अलावा इसको वो फॉलो करते रहते हैं, तो ये मेरा ख्याल अक्कासी करती है जो हम ये पाकिस्तान में कहते हैं जनाब सिस्टम ब्रेक हो गया, माफियाज आ गए हैं। कल जैसे हमने जिक्र किया कि मलिक रियाज के उसमें वो हज़ारों रुपए की ज़मीन लेके पर कनाल 1 करोड़ 80 लाख रुपए के हवाले से वो बेच रहे हैं, जो कि 5 ट्रिलियन रुपीज़ बन जाते हैं। सियासत तो रहे। उसी तरह ये है, क्रास साहब को मैं ज़रा तफसील बता दूं कि लेटेस्ट जो CDA ने इसका किया है कि उन्होंने जो रिपोर्ट वहाँ पे CDA ने दिया, और मैं क्रेडिट दूंगा चौधरी निसार को कि उन्होंने बड़ा दलेराना उनके अंडर रह के ये फैसला शायद हो गया, पता नहीं कैसे हो गया कि CDA फाइनली उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है। उसके लुबेलबाब ये जो रिपोर्ट में अंदर दिया हुआ गया है कि 13.5 एकड़ और राइट इन द मिडल ऑफ इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मिडल सबसे प्राइज्ड जगह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और सारा पार्लियामान और सीना होटल सब इर्द गिर्द इसका जो पहली लीज कैंसिल की गई वो 2004 में की गई। और कमाल ये किया गया कि जब कैंसिल करके उसको दोबारा दिया गया तो 33 साल की लीज की बजाय वो 99 साल की कर दी गई, 99 साल सॉरी, और बिड मनी को 25% से 15% कर दिया गया। और जो उसमें से पेमेंट की अदायगी थी तो वो 120 दिनों में देनी थी, 4 माह में, उसको 15 साल पे मुहित कर दिया गया कि आराम से दें। और 4.8 जो कि बहुत ही कम कीमत थी उसकी जो उसकी लगाई गई, उसमें से सिर्फ 80 करोड़ उन्होंने दिए, बाकी उन्होंने कहा ये आप किस्तें कर दें। और इसमें जो जिक्र आज रिपोर्ट जो छपी हुई है उसमें कहा जी इसके पीछे जो 2 नाम थे बेन, वो तौकीर ज़िया साहब और हफीज़ शेख साहब थे। ज़ाहिर मुशर्रफ के दौर में ये हुआ और वो बिस्मिल्लाह कंपनी को किया गया जिसके पार्टनर्स पैरागॉन कंपनी थी, नियाग्रा मिल्स था और बिलहासा इंटरनेशनल, जिसके नाम पे ये लिया गया। ये 4 कंपनियों का एक ग्रुप बना के तो उन तीनों ने शायद अपना बीच में से कट लेके एक बिस्मिल्लाह कंपनी को दे दिया गया। अभी इसमें अभी रोक दी गई है इसकी कंस्ट्रक्शन, मगर लोगों के ये 10 बिलियन का 20 बिलियन तो कोई चीज़ ही नहीं है। पैसे इसमें लोगों के पैसे इकट्ठे कर लिए गए हैं, अपना कुछ नहीं लिया गया। तो ये क्लास साहब इसकी डिटेल ज़्यादा जानते हैं, इसके बैकग्राउंड को पे बात करते रहे हैं। क्लास साहब ओवर टू यू।
जी आमिर, पहले ही तो मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं कि ये स्कैंडल मैंने ब्रेक नहीं किया था, हमने फॉलो अप किया है। ब्रेक ये सुप्रीम कोर्ट में जब वहां पे पिटीशन वगैरह हुई, आपस में कोई लड़ाई झगड़े चले, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट से खबर निकली थी, लिहाजा ये स्टोरी मैंने ब्रेक नहीं की, लेकिन हमने फॉलो जरूर किया कई दफा। और दूसरी बात आमिर इसमें बड़ी अहम है, अब जरा मैं आपको बताऊं, मुझे ये पता चला है और ये कुछ दिनों में स्टोरी सामने आने वाली है, कुछ डिटेल शायद मेरे तक ही पहुंच जाए, मुझे बड़े किसी क्रेडिबल सोर्स ने कुछ चीजें भेजी थी 2-4 दिन पहले। उन्होंने कहा है जनाब के एक विफाकी वजीर हैं, वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं इस ये पूरा होटल के हैं या इसको मोटेल के हैं, व्हाटएवर, एक विफाकी वजीर हैं, उनका हाथ बताया जा रहा है कि जनाब वो जो है सारा पीछे बैठ के वही मैनेज कर रहे हैं, मैनूवर कर रहे हैं। अच्छी खासी इसमें कोई 1 बिलियन 2 बिलियन रुपीस की भी बातचीत होती रही है। मतलब इसमें ये जो सारा कुछ किया गया है ना, ये जो आप क्रेडिट दे रहे हैं ना मेरे दोस्त चौधरी निसार अली खान साहब को, जरा क्रेडिट थोड़ा संभाल कर रखें, क्योंकि मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो कुछ जरा डिस्टर्बिंग है कि चौधरी साहब जो है वो भी कोई विफाकी वजीर हैं जिनके इंटरेस्ट हैं इस पूरी बिल्डिंग में, तो वो शायद उनके लिए पैरागॉन सिटी के हवाले से शायद आप इशारा कर रहे हैं। मैं इशारा कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ चीज हाथ में आ जाए ना, जब तक कोई बटेरा मेरे हाथ आ जाए फिर बटेरा पूरी कौम को दिखाएंगे, उस वक्त तक मैं जरा खुल के बात नहीं कर रहा, लेकिन आ जाएगा, पहुंच जाएगा मेरे तक, कोई ना कोई बात आ जाएगी। एक चीज, दूसरी चीज आप इनकी देखें बड़ी इंटरेस्टिंग जो है कि एक तरफ आपने चौधरी निसार अली खान साहब को दाद दी, चौधरी निसार अली खान साहब का उस वक्त तो उनको कोई जोश नहीं आया, गुस्सा नहीं आया कि स्टेट प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है। जब इसने, आपको याद होगा रहीला मक्सी साहिबा जो सेनेटर है, उनके दामाद फैसल मुश्ताक जो है, उनको फॉरेन ऑफिस के तारिक फातमी ने और एजाज चौधरी ने बैठ के 10 अरब रुपए का प्लाट मुफ्त में दे दिया और 3 लाख रुपए उसके बदले में उन्होंने ले लिया डोनेशन अपनी एनजीओ के लिए। उस पे तो कोई लीज एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होता, उस पे भी सीटीए के किसी बोर्ड को गुस्सा नहीं आता। यहाँ पे स्कूल थे इस्लामाबाद में, जो जाती हुई है मैं समझता हूँ वो ठीक है, अपने फैसले होंगे, कि इस्लामाबाद के अंदर स्कूल थे, रेस्टोरेंट से दीगर किसी खवातीन ने छोटे मोटे पार्लर बनाए हुए थे, एक बड़ा महफूज था, एक ये खवातीन चली जाती थी, वो सब का सब सीटीए ने उनको वहां से खत्म कर दिया, उनको रेगुलराइज नहीं किया। 11,000 बंदा इस्लामाबाद में बेरोजगार हुआ है। आमिर, ये आपके स्कूल, आपके रेस्टोरेंट्स, आपके गेस्ट हाउसेज, आपके इसके बाद ये पार्लर वगैरह जहां खवातीन वो चली जाती थी, अब खवातीन कैसे मार्केट्स में जाएंगी और जाके अपने मेकअप करवाएं, और जो पाकिस्तानी मुआशरा है, 11,000 बंदा बेरोजगार हुआ है सर इस्लामाबाद में। ये बहुत बड़ी स्टोरी थी जो दब गई है क्योंकि सीटीए ने रेगुलराइज नहीं किया, ना सीटीए ने उनको नई जमीन दी। भाई आप उनको कहीं पे, अब स्कूलों को या बाकी जो यहाँ पे कमर्शियल इदारे हैं, कोई उनको जमीन पैदा करके दें, कोई नॉर्मल रेट्स रखें, लोग रह सकें। 1-1 अरब रुपए का प्लाट तो कोई नहीं ले सकता। फॉरेन ऑफिस ने जो बैठ के 10 अरब रुपए का डाका मारा है आमिर, ये उस पे तो चौधरी निसार अली खान साहब को गुस्सा नहीं आता, उस पे तो लीज कैंसिल नहीं करवाते, उस पे सीटीए को गुस्सा नहीं आता। ग्रांट का उनको सबको याद आ गया, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसके पीछे एक विफाकी वजीर है, चौधरी शायद आ गए हैं जी। मैं चौधरी निसार वाले अपने अल्फाज वापस लेता हूं, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, मतलब चौधरी निसार अली खान साहब इन चक्रों में मेरा अंदाजा है कि वो नहीं पढ़ेंगे ये, क्योंकि वो उन फाइनेंशियल मैटर्स में नहीं आते। लेकिन एक विफाकी वजीर जो है बड़े ताकतवर पंजाब से, वो इस खेल में शामिल हैं। वो मार देन, लैंड देन, मार धार जो टिपिकल तरीका है ना, उसमें है, उन्हीं को ही ब्लेम किया जा रहा है। सवाल ये है कि सीटीए कैसे लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर सकती है, हालांकि हम इसका नाक़िद हैं। जो कुछ हुआ है ये जगह नहीं थी जहां पे उनको दी गई है कि आप यहां पे खड़ा कर लें, बिल्कुल एक सिक्योरिटी हैजर्ड था। पहले तो सीटीए के उन तमाम चेयरमैनों को, उनके बोर्ड के मेंबरान को प्रोसिक्यूट होना चाहिए था कि आप लोगों ने इस जगह पे लीज एग्रीमेंट किया क्यों था। आपने पहले लीज एग्रीमेंट कर दिया, जब बात आपके निकल गई है तो बड़े आराम से आपने बैठ के लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। इमारत बन गई है, लोगों का अरबों रुपया वहां पे लग गया है, जिन्होंने कुछ कमीशन खाने थे, माल पानी बनाना था, वो बना लिया है। अब आपको ख्याल है कि इसको लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर दें, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। पहले आप लोगों को मौका देते हैं कि वो गलत तरीके से आपसे लीज एग्रीमेंट लें, गलत जगहों पे जमीनें लें, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। मसलन आजकल फैसल मुश्ताक ने, आपको याद होगा पेमरा के इजलास में जब हम गए थे, आपको मुझे बुलाया गया था, तो वहां पे नफीस जकरिया साहब ने फरमाया था, जो स्पोक्स पर्सन है इनके तर्जमान, उन्होंने कहा जनाब अब हम क्या कर सकते हैं, फैसल मुश्ताक साहब जो है वो तो वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हैं। फैसल मुश्ताक ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, कल को कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, वो लीज फिर कैंसिल हो जाएगी।
ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये मेरी समझ से बालत आ रहे हैं कि एक अकेला फैसल मुश्ताक मेरा तो क्लास साहब ये रहता है कि आप और मैं जो सियासत के ऊपर बात करते रहते हैं वो मुझे तो गैर जरूरी लगती है। जितने स्टेक्स और अरबों खरबों के हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कराची की सिर्फ एक कैंसिल करने से वहाँ 5 ट्रिलियन रुपया, 5 ट्रिलियन रुपया पाकिस्तान के बजट से भी 2-3 गुना ज़्यादा है, वो इन्वॉल्व है। तो ये जिस तरह खरबों रुपए इन्वॉल्व है इन प्रॉपर्टीज़ में, तो सियासत तो इसके इर्द गिर्द घूमती है। ये बहस कि किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसने नहीं बनना, प्राइम क्या होगा, ये तो बेमानी चीज़ें हो गई हैं। पैमाना के सामने, दुबई लीक्स के सामने, पनामा लीक्स, और ये जो हम 430 अरब रुपए जो कि राइट ऑफ हो गए हुए हैं, तो ये तो लूट मार है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है जो सियासत में बहस हम करते हैं, ये तो माफियाज हैं। और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि स्विट्जरलैंड में 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का पड़ा हुआ है, 7 अरब दरहम की भी इन्होंने जदादें खरीद ली है दुबई में, फिर हमने 70 अरब डॉलर के कर्जे ले लिए हैं। गुर्बत 8 करोड़ तक पहुंच गई, 8 करोड़ आदमी गरीब है यहाँ पे। आज वहां पे डेरा गाजी खां में हमारे चैनल की खबर चलती रही है, एक बेचारे खतून ने, उसने अस्पताल की झाड़ियों में बैठ के बच्चे को जन्म दिया है। दूसरी तरफ जरा देखें, जानवर वहां राजनपुर में आप जाएं उस साइड पे, हमारे उसमें सराय इलाकों में वो बैठ के जानवर और इंसान इकट्ठे पानी पीते हैं, एक वो जिंदगी है। दूसरी यहाँ अरबों खरबों की बातें हो रही हैं, लीज एग्रीमेंट हो रहे हैं, फॉरेन ऑफिस 10 अरब रुपए का प्लाट जो है 3 लाख रुपए की एक मुख्तसर जानेंगे क्लास साहब, बिल्कुल मुख्तसर। तो मैं एक यहाँ पे जो मार धाड़ का कंसेप्ट आ चुका है, जैसे आपने कहा, अच्छा ये फिर लोग जो हैं इन पार्टीज को फंड करते हैं, इनको पैसे देते हैं, इनको फिर आगे पीछे इस पे करते हैं। खैर इसको फॉलो अप करते रहेंगे। अगर आपके पास 1-2 मिनट है तो मैं अफगान रेफ्यूजीज पे एक बड़ा अहम मसला था उस पर बात करना चाहता हूं। नहीं क्लास साहब, हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, और ये जो स्टोरी है इसके ऊपर इसका फॉलो अप तो हम करते रहेंगे। और आमिर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, इसका ताल्लुक सियासत से कभी नहीं होता, बल्कि लूट मार करने वाले सिर्फ माफिया ही समझे जाते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।